क्या ये सही है कि राजा भैया की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती है? इस तरह की चर्चा थी कि शायद आपकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो। जो सच्चाई है हम आपको बता रहे हैं। हम राजनीति में परिवारवाद के विरोधी हैं। तो राजा भैया के जो जुड़वा बेटे हैं वो राजनीति में नहीं आएंगे? ये कुंडा का गुंडा वाली बात कहाँ से निकली? चर्चा तो आप अभी मगरमच्छ की भी करेंगे, तालाब की भी करेंगे। नहीं, मैंने तो चर्चा में तथ्य होना चाहिए ना। इसी पॉलिटिक्स की वजह से राजा भैया को जेल जाना पड़ा। बड़ी बड़ी किताबें जेल में लिखी गई हैं। कभी इस बात का अफसोस रहा कि कहाँ फंस गए भाई इस राजनीति में? Who would you rate the best chief minister? कहना अभी ऐसा उचित नहीं है। अखिलेश यादव से वो रिश्ते रहे क्या? नहीं रहे। उसकी वजह वो जाने। वो तो कह रहे हैं कि राजा भैया जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और अनकट में आज हमारे साथ जोड़ रहे हैं एक चर्चित नाम है उनका राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह। करीब 21-20 सालों से मैं भी उन्हें जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं और आज आप सब उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे और खुद उनकी ही जुबानी। राजा भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, स्वागत आपका प्रतापगढ़ में। कि समय दिया आपने। एक तो आपके नाम को लेकर ही बड़ी चर्चा रही है, राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह, और एक कम प्रचलित नाम है तूफान सिंह। नहीं, जो तीसरा है वो तो कभी नाम रहा नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एक नाम होता है और एक पेट नेम जिसको हम कहते हैं घरेलू नाम होता है। शायद आपका भी हो जी, घर परिवार वाले जिस नाम और से दूसरे टाइप का होंगे। नाम होता है ना, टिंकू सिंह, टिंकू, पिंकू, इस तरह के घर के नाम होते हैं। हमने तो रखा नहीं। किसने रखा ये नाम? ये भी हमको याद नहीं है। हमारा नाम रघुराज प्रताप सिंह हमारे गुरुदेव पूज्य श्री देवराहा बाबा का दिया हुआ है। मैं जानता हूँ आप देवराहा बाबा के बड़े भक्त हैं। और उन्हीं की कृपा से सब कुछ जो भी अच्छा है हमारे जीवन में उन्हीं की कृपा से है। आप 1993 में पहली बार विधायक बने, 96, उसके बाद 2002, फिर 2007, फिर 2012, 2017। हमेशा निर्दलीय रहे आप जी। ये पहला मौका होगा जब राजा भैया अपनी पार्टी जी जनसत्ता दल के बैनर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या निर्दलीय से एक पार्टी बनाने का फैसला क्यों लिया गया, ये पूछना चाह रहे हैं। 25 वर्ष विधानसभा में पूरे हुए तो लोगों से राय ली गई कि अब आगे क्या करा जाए, इसी तरह निर्दलीय रहें या कोई पार्टी ज्वाइन करें या स्वयं की पार्टी बनाएं। तो अधिकांश लोगों ने ये राय दी कि आपको स्वयं की पार्टी बनाना चाहिए। इस तरह से जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। देखिए, बाकी जो पार्टियां बनती हैं या लोग बनाते हैं उसमें और इस परिस्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। अक्सर आपने देखा होगा कि वरिष्ठ नेता किसी पार्टी में हैं, अपनी उपेक्षा से क्षुब्ध होकर के उन्होंने पार्टी बना ली। वो पार्टी चली नहीं चली वो एक अलग विषय है। दूसरा, एक किसी जात बिरादरी को पकड़ करके, कास्ट बेस्ड, वो बहुत छोटे से क्षेत्र में, वो एक तहसील या जिले के। नाम भी लेना चाहेंगे क्या? नहीं, नाम नहीं, आप समझ गए और सभी दर्शक समझ गए। तो और फिर उन नवगठित दलों का खाता नहीं खुलता है जब तक उनका किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर बन गए, वो आप कह रहे हैं। नहीं, मतलब ये सच है। वो खुद भी कहते हैं कि बीजेपी के साथ जुड़ा तो मैं पहली बार विधायक बना। और हाँ, किसी भी बड़े दल से गठबंधन के बाद ही इनका खाता खुला है इन दलों का। ऐसा हमारे साथ नहीं है। 6 बार का निर्दलीय अनुभव है, 25 वर्षों का अनुभव था उस समय तक। तो और बहुत कम समय में पार्टी ने अपनी पहचान बनाई है। प्रदेश में कई जगह, सारे जनपदों में संगठन खड़े हो गए और कई जगह चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी। क्या ये सही है कि राजा भैया की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती है? नहीं, हमारी विचारधारा अगर भाजपा से मिलती होती तो हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके होते। हमारी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है और हमारे क्षेत्र के जो वासी हैं वो सब इस विचारधारा से सुपरिचित हैं, कोई नई बात नहीं है। और हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में भी कई ऐसे विषय हैं जिनको अन्य दलों ने छुआ नहीं और जिसका निदान बड़ा सीधा साधा, उदाहरण के लिए आपको अगर आप कहें तो हम बता दें। जी। जैसे छुट्टा जानवर एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और ये ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ना, ये बहुत ये हमेशा से। हाँ।
अब आप क्या कहेंगे, मतलब निदान क्या है इसका? किसान परेशान हैं, उनकी फसल चर जाते हैं और हर सरकार में होता रहता है। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि गौ भक्षण शुरू कर दो, कि एक एक गाय काट के खा लो और समस्या का अंत हो जाए, तो ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे घोषणा पत्र में है कि फेंसिंग, तारबंदी खेतों की ऋण मुक्त ब्याज पर, ये सरकार को देना चाहिए ताकि किसान अपने खेतों की तारबंदी करा सकें, फेंसिंग करा सकें। और यही एक तरीका है अपनी फसल को बचाने के लिए। आप देखते होंगे कि लोगों ने अपने संसाधन से कहीं लकड़ी गाड़ के, कहीं कांटे लगा करके किसी तरह, और यहाँ की जब हम बात करते हैं, किसानों की जब आप बात करते हैं, पूरा देश देखता है तो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिखाया जाता है। वहाँ के किसान संपन्न हैं, समृद्ध हैं और मुख्य रूप से गन्ना खेती करते हैं। पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, हम लोग धान गेहूं वाले किसान हैं और लघु सीमांत कृषक यहाँ पे संख्या अधिक है। तो हमारी समस्याएं भी अलग हैं उन लोगों से और उनके निदान भी अलग हैं। राजा भैया, आपके योगी आदित्यनाथ जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, राजनाथ सिंह जी से भी हैं जी। इस तरह की चर्चा थी कि शायद आपकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो जी। आप चाहते थे, क्या ये बात सही है? कुछ प्रयास भी हुए, कहीं बात भी जहां बनी? तक अच्छे रिश्ते की आप बात कर रहे हैं, नेताजी से भी अच्छे रिश्ते हैं हमारे और कांग्रेस के भी कई लोग हैं जिनसे अच्छे रिश्ते हैं। व्यक्तिगत रिश्ते होना अच्छे, ये एक अलग विषय है, और राजनीतिक रूप से गठबंधन होना ये एक अलग रूप है। अच्छा, एक भ्रम या भ्रांति या ऐसा वो फैलाया जाता है कि साहब 93 में बीजेपी नहीं लड़ी, 96 में बीजेपी नहीं लड़ी। नहीं, वो लड़ी है, नहीं, कुछ, हाँ, नहीं, कुछ चैनल्स में ये दिखाया गया। जी जी। तो एक बार ये भी आवश्यक है कि ये स्पष्ट हो जाए। आपके खिलाफ बीजेपी की जमानत जब्त हुई है? जी, वो सब पार्टियों की हुई। हाँ, सब पार्टियों की जो भी लड़ा है सबकी हुई। तो एक ये है कि ये स्पष्ट हो जाए कि जनसत्ता दल, अब क्योंकि जनसत्ता दल से हैं, जनसत्ता दल का अपना जनाधार है, तो हम बहुत कीन नहीं थे गठबंधन में। इस तरह की चर्चा थी? देखिए, चर्चाएं तो बहुत सी होती हैं। चर्चा तो आप अभी मगरमच्छ की भी करेंगे, आप तालाब की भी करेंगे। नहीं, तो चर्चा में तथ्य होना चाहिए ना। चर्चा में असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, आप हमसे पूछ रहे हैं, जो सच्चाई है हम आपको बता रहे हैं। राजा भैया का राजनीति माना अनायास ही हुआ ना, क्योंकि कोई विरासत में तो थी नहीं ऐसी बात। आपके पिताजी के बारे में दादाजी का अलग रोल रहा और आपकी उम्र भी बहुत कम थी। बिल्कुल पूरी तरह से कोई पहले से सोचा समझा नहीं था, या अनप्लैंड आप कह सकते हैं इसको, या अनियोजित प्रवेश हुआ। ये कि लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद आया। अच्छा, एक हमारा ये अपने जीवन का दृष्टिकोण ये तय था कि हमको रहना है गांव में। अच्छा। हाँ, ये मतलब खेती बाड़ी करना है और रहना गांव में है। तो जब पढ़ करके आए तब लोग आना शुरू हुए। ये 92 की बात है, 92 की। तब चुनाव होने वाले हैं, आपको चुनाव लड़ना है। तो राम मंदिर आंदोलन भी चरम पे रहा? नहीं, उससे इसका कोई मतलब नहीं। आप सुनते देखते होंगे अखबारों में ना? नहीं, हम आपको बता रहे हैं क्या हुआ कि 91 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, आपको याद होगा। ये बात हम 92 के अंत की और 93 के चुनाव होने वाले थे तब की कर रहे हैं। और 3-4 महीने के ये घटनाक्रम में पूरे कुंडा के हर गांव से लोग ट्रैक्टरों से, साइकिलों से, महिला पुरुष सब लोग ये अपने आप आना शुरू हुए। और मतलब ये है कि 10-10 ट्रैक्टर आ रहे हैं, मिलके बात कर रहे हैं, आपकी आंखों में वो जा रहा है, घूमने लगा। वही पुरानी स्मृतियां हैं और बड़ी अच्छी स्मृतियां हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आएंगे, बल्कि हमने प्रश्न भी किया कि कैसे लड़े चुनाव, तो उन्हीं में से किसी ने कहा कि जो लोग मिलने आते थे, लड़िए, निर्दलीय लड़िए, लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से राजनीति में प्रवेश हुआ। पिताजी ने परमिशन दे दी थी? नहीं, पिताजी हमारे राजनीति में हमारे आने से बहुत सहमत तो नहीं थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत मुखर विरोध उन्होंने किया या ये कहा कि नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा कि देवराहा बाबा
का शरीर पूर्ण हो चुका है, उनके गुरु शिव वाली योगी महाराज दक्षिण भारत के बेंगलोर में निवास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाके उनसे बताओ, आज्ञा लो, अगर उनकी आज्ञा हो जाती है तभी चुनाव लड़ना है तुमको। तो गए हम लोग बेंगलोर। 25 साल में आप विधायक बन गए जी। तो राजा भैया इतनी कम उम्र में विधायक बने, लगातार जीतते रहे, निर्दलीय भी। इसी पॉलिटिक्स की वजह से राजा भैया को जेल जाना पड़ा, एक बार नहीं जी, 2-2 बार जाना पड़ा जी। तो क्या कभी इस बात का अफसोस रहा कि कहाँ फंस गए भाई इस राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो हम आभार आपका और धन्यवाद देंगे कि आप कह रहे हैं कि इसी वजह से, यानी कि राजनीति की वजह से जेल जाना पड़ा। बिल्कुल यही कारण था। और हमारा ये अपना मानना है कि अपराध अगर आपने नहीं किया, हम ये नहीं कह रहे हैं कोई चोरी करके, डकैती करके जेल जाए तो उससे, लेकिन हाँ, सरकार के विरोध में और राजनीतिक कारणों से कोई जेल जाए और समय का सदुपयोग करे वहाँ पे, तो बहुत अच्छा काल होता है। तो जेल में आपने बहुत कुछ धार्मिक, साहित्यिक और मानसिक हर चीज़, और बड़ी मजबूती और दृढ़ता आती है। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के जन सामान्य ने इस लड़ाई को हमारी सही माना और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। तो जेल जाने से पहले जो राजा भैया थे और जेल से निकलने के बाद दोनों में फर्क आ गया? जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, काफी परिपक्वता आई। किस तरीके की? चीजों को बेहतर ढंग से समझने की, विचलित न होने की काफी परिपक्वता आई। आप देखें कि बड़ी बड़ी किताबें जेल में लिखी गई हैं, लोग जेल में गए तो उनकी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति भी हुई है। ये आप कई सरकारों में मंत्री रहे, राजनाथ जी की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, कल्याण सिंह जी की सरकार में, मुलायम सिंह जी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी को भी करीब से जानते हैं। हु वुड यू रेट द बेस्ट चीफ मिनिस्टर? नहीं, ये कहना, ये सवाल कई पत्रकारों ने आपके पहले भी हमसे पूछा है और ये उचित भी नहीं होगा कि उसमें सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी विशिष्ट कार्यशैली है। और हम ये भी कहेंगे कि सबसे हमको कुछ न कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा किससे सीखने को मिला? वो कहना भी ऐसा उचित नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, हम जब कह रहे हैं कि सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिला, तो आपने अभी मुलायम सिंह का जिक्र किया ना जी। मुलायम सिंह से आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। कुछ दिनों पहले आप उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देने गए थे। मुझे किस्सा याद आ रहा है, इसलिए उस पर आपसे बात कर लेना जरूरी भी है। अखिलेश यादव से वो रिश्ते रहे क्या? नहीं रहे। उसकी वजह वो जाने। वो तो कह रहे हैं कि राजा भैया जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नेताजी से उन्होंने एक प्रसंग भी बताया, मैं इसीलिए आपसे पूछना नहीं, चाहता हूं। आप जो भी प्रसंग है आप पूछे, हम उसका उत्तर दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि राज्यसभा के चुनाव में जी, राजा भैया को मैं जुबान का पक्का समझता था। जी। आप होटल ताज में भी गए जी। थे उस फंक्शन में, जी, डिनर पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने समर्थन देने का भरोसा किया। उन्होंने इस बात को ट्वीट किया, बाद में ट्वीट को डिलीट कर दिया उन्होंने, अखिलेश यादव ने, ये कह के कि राजा भैया ने अपने वचन के पक्के नहीं निकले। जी, पूरी बात आ गई आपकी। अब हम इसका उत्तर दें। हमने वहां पर उनसे भी और बाहर आकर के अपने घर में मीडिया के सामने भी ये कहा कि हम बसपा को हराएंगे। सपा जीतेगी लेकिन बसपा हारेगी। हम इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। और ऐसे देखा जाए तो बड़े पुराने समाजवादी पार्टी के नेता लोग, विचारक, कोई इस गठबंधन से खुश नहीं था, इसलिए कि वो जानता था कि ये चलेगा नहीं लंबा और स्पष्ट एकदम। आप याद करिए एक, हाँ आप कुछ। समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस बात का एहसास था कि गठबंधन नहीं चलेगा। हाँ, उसको सार्वजनिक रूप से भले न कहें, और समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही नहीं, जो समाजवादी पार्टी के मूल मतदाता हैं, वो भी प्रसन्न नहीं रहे। आपको एक प्रकरण आपको याद होगा, मायावती जी और नेताजी एक मंच पे थे, मैनपुरी की बात कर रहे हैं, और नेताजी के पूरे परिवार ने मायावती जी के चरण स्पर्श किए। हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन वहीं मायावती जी का भतीजा था, उन्होंने चरण स्पर्श नेताजी का या अखिलेश जी का या किसी का नहीं किया। ये ऐसी चीजें हैं कि ये लोगों को चुभी थी उस समय,
सपा के लोगों की बात कर रहे हैं उस वक्त, और इसका बड़ा रिएक्शन हुआ था। बिल्कुल मायावती जी से या बसपा से विरोध के हमारे अलग कारण थे, वो चलिए बात पुरानी हो गई, कोई हमारे मन में ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हम स्पष्ट कहे थे, और हमको कहीं वो YouTube पे वो होगा तो वो भी हम आपको भेज देंगे, हमने एकदम स्पष्ट कहा था। तो उसके बाद आपकी अखिलेश यादव से कभी बात नहीं हुई उस घटना के बाद से? उसके बाद बात तो एक वैवाहिक कार्यक्रम में लखनऊ में सामान्य शिष्टाचार भेंट हुई थी बस। हाँ। तो यूपी की राजनीति में अगर देखें ना तो 3 बड़ी ताकतें हैं, एक तरफ मायावती, एक तरफ अखिलेश यादव और एक तरफ बीजेपी, चेहरा जो भी जी। 2 बड़ी ताकतों से आपकी अदावत हो गई? नहीं, इसको हम अदावत नहीं कहेंगे। अगर संबंध बहुत मधुर नहीं रह गए हैं, ये एक अलग विषय हुआ, लेकिन हम उसको अदावत का मतलब शत्रुता होती है, तो शत्रुता वाली श्रेणी में हम किसी को नहीं रखते। क्या बात करते हैं, आपके और मायावती जी के बीच में क्या बचा है? नहीं, शत्रुता हमने तब भी कहा था कि नहीं। फिर राजनीतिक विरोध एक चलिए अलग बात है, हम राजनीतिक रूप से उनके साथ न जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन हमने कभी भी मायावती जी के लिए उस समय भी और आज तक कभी भी हल्की बात नहीं कही, न कोई अपमानजनक बात कही, मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। शत्रुता नहीं हम इसको कहेंगे, राजनीतिक विरोध कहें। जी बिल्कुल। अच्छा भैया, इतने साल तक आपका मुलायम सिंह जी से संबंध रहा, इस चुनाव में आप ही के कभी करीबी रहे, गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया, पहले मर्यादा का निर्वहन होता था कि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। वो देखिए, जब साथ नहीं है तो हर पार्टी कोई न कोई प्रत्याशी उतारेगी, इसके पहले भी उतारे थे, पर बीच में 3 बार दिया भी नहीं सपा ने। बीच में नहीं दिया, लेकिन अब साथ नहीं है तो दिया है, तो ये सामान्य सी बात है। इससे राजा भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा भैया के चुनाव में ना 2017 में 1 लाख पार के नारे लगते थे, मैं आया हुआ था तो वो हुआ भी जी। अब की बार मुझे किसी ने बताया कि 1.5 लाख का आपने वो फिक्स कर दिया है। ये जनता जनार्दन की आवाज है, ये हमने नहीं कहा है, ये लोग अपने आप कह रहे हैं, और कुंडा की जनता जो कहती है उसको करती है। इतना भरोसा है? जी बिल्कुल, पूरा भरोसा है। ये कुंडा का गुंडा वाली बात कहाँ से निकली? ये 1996 कल्याण सिंह शब्द ये नहीं थे जो आप कह रहे हैं। फिर इसको कैसे मरोड़ा गया, आपके नाम पे चिपका दिया गया? नहीं, काफी तो मीडिया का योगदान है इसमें, मतलब हमारे साथियों ने ये किया? जी बिल्कुल, काफी हद तक। कुंडा का गुंडा नहीं कहा था आदरणीय कल्याण कुंडा का गुंडा तो नहीं कहा था, लेकिन देखिए, एक तो आपको ये भी समझना होगा कि कुंडा और गुंडा ये दोनों शब्द राइम करते हैं, तो प्रायः इनका जो है इस तरह से प्रयोग कर लिया जाता है तुकबंदी में, लेकिन ऐसा नहीं कहा था कल्याण सिंह जी ने। क्या कहा था उन्होंने एक चौपाई है श्री रामचरितमानस की कि निश्चरहीन करो महि भुज उठाए प्रण कीन, तो उस पे कहा था कि गुंडा विहीन कुंडा करो भुज उठाए प्रण कीन, ऐसा कहा। आपने उसे गलत समझ लिया? नहीं, हमने नहीं गलत समझा, हमने गलत नहीं समझा, लेकिन उसके बाद आदरणीय कल्याण सिंह जी के पास अब गए, चुनाव हुआ, हमने कहा, हम कहे आप ऐसा बोल के आए, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। तो जो हमारे मन में था हमारे उनके बीच में, और उनका बड़प्पन था कि उन्होंने कहा चलो जीत के आ गए, बधाई आओ, मिठाई खाओ, पानी पियो, ये हुआ, बात खत्म। ये जो यूपी का चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या हो सकता है? क्योंकि आप, मुझे पता है आप राजनीति में बहुत तेज नजर रखते हैं, पश्चिम से लेकर देखिए, सही बात तो ये है कि देखिए आप लोग घूम टहल रहे हैं और आपने टोपी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन सही में आप जितनी विधानसभाओं में यात्रा करके, सर्वे करके, या वहाँ के राजनेताओं से बात करके आए हैं, उतना मौका हमको तो मिलता नहीं है इस चुनाव में। आप लोग जो टीवी पे दिखाते हैं, समय मिलने पे थोड़ा बहुत वही हम भी देख लेते हैं, तो इस विषय में इसका उत्तर तो हमसे बेहतर आप जानते होंगे। हमारे यहाँ कई प्रत्याशी जनसत्ता दल के अच्छा लड़ रहे हैं, और एक विधानसभा में इतनी मेहनत पड़ती है, और जहाँ इतनी विधानसभाओं में जाना पड़े
तो आपके साथ एक ये है ना कि वो रामनाथ सरोज, फिर उनके बेटे विनोद सरोज, जी। आप अपने भी जीतते रहे, उनको भी जिताते जी रहे। जी जी। मतलब ऐसा क्या है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी आप अकेले अपने बूते पर, मतलब कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं पंकज भाई कि शायद जिनकी चर्चा या जिनका जिक्र हम और आप लोग नहीं करते हैं ऑन कैमरा, अक्सर बात विकास की होती है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत आवश्यक है, सभी के लिए बहुत आवश्यक है। इनका अधिक से अधिक विकास होना भी चाहिए। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कई बार कई विधायक बड़े अच्छे मार्जिन से जीतते हैं और अगली बार चुनाव हार जाते हैं। बिल्कुल। अरे एक बार जीतने के लाले पड़ जाते हैं बड़े बड़े हाँ, लोग। नहीं, मान लीजिए जीत भी गए, या कई पार्टियों की लहरें भी आपने देखे हैं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं इतना कि मतलब उसमें कई 2017 में, वही मैं कहना चाह रहा था, बीजेपी की प्रचंड लहर में नहीं, निर्दलीय आप चुन 12 जाना। से ले लीजिए ना आप, और उसके पहले 7 से ले लीजिए। 7 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत, उसके बाद 12 में अखिलेश जी का प्रचंड बहुमत, तो 2 में तो परिणाम आपके सामने हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि विधायक अपने क्षेत्र में कितना रहते हैं, उनका उठने बैठने बोलने का तरीका कैसा है, चुनाव के पहले जो उनका आचरण था वो बाद में भी है या नहीं है, उसमें बदलाव आ गया है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो चुनाव के परिणाम को तय करते हैं। आजकल तो चुनाव 80 और 20, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, ये सब लड़ा जा रहा है। नहीं, टीवी पर भले देखे, हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। ये जो 80-20 का चुनाव कह रहे हैं योगी जी, देखिए, आप उनकी राय को सही मानते हैं? नहीं, 80-20 उन्होंने किस संदर्भ में कहा हमने नहीं देखा है। जो भी कहा उन्होंने, हमारा अपना ये मानना है कि सिर्फ विकास से चुनाव नहीं जीते जा सकते। विकास न कराने पे हार होती है, लेकिन विकास कराना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप जीत जाएं। उदाहरण आपके सामने हम 1-2 बता दे रहे हैं। जैसे इटावा है, नेताजी का जनपद है, कितना विकास हुआ। कन्नौज है, कितना विकास हुआ, चुनाव हार गए। पहले नेता हैं आप जो खुलकर दिल से आपने ये बात कही है। नहीं, कहते सब हैं मतलब कि विकास पे ही, और अंत में मुद्दा दूसरों चीज पे बहुत चला बहुत जाता है। धन्यवाद कि आपने समझा इस बात को, और हम वाकई बेबाकी से और ईमानदारी, और यही सच्चाई है। मतलब कोई आदमी आ जाए कि साहब हमारे यहाँ जो है ये गलत मुकदमा कायम हो गया, हमारा शोषण हो रहा है, या दरोगा पैसा मांग रहा है, ये है वो, तो हम उससे क्या कहेंगे कि नहीं नहीं ये सब नहीं भाई, कोई कहीं पक्की सड़क का निर्माण कराना हो तो वो सब बताइए, मैं तो विकास के लिए आया हूँ। तो ये तो कह नहीं सकते हैं भाई। जनता जनार्दन की जो अपेक्षाएं हैं, आज हमारा लोकतांत्रिक ढांचा ऐसा है कि हमको हर चीज़ सुननी है और जो भी हम कर सकें उसको करना है। ये राजनीति में परिवारवाद मोदी जी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि गलत है, आप भी यही राय रखते हैं? जी बिल्कुल, हम परिवारवाद के, राजनीति में परिवारवाद के विरोधी हैं। इसलिए नहीं कि मोदी जी ने कहा, इसलिए कि हमारा शुरू से ये सिद्धांत है। तो राजा भैया के जो जुड़वा बेटे हैं वो राजनीति में नहीं आएंगे, दोनों में से कोई? नहीं, हम फिर बता रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हमारे बेटे कम से कम एक तो सेना में जाए, और सेना में जाए। जी, सेना में जाए। ये कि आपका खुद का अनफुलफिल्ड ड्रीम है? हाँ, आप कह सकते हैं। हमारी भी इच्छा थी सेना में जाने की, नहीं परिस्थितियां रही वैसे, नहीं जा सके, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारी इच्छा है कि दोनों में से एक बेटा वो सेना में जाए। और दूसरा आपके बाद? देखिए, किसी भी बेटे को हमने, उनको जीवन में आगे जो करना हो करें, व्यापार करें, खेती करें, जो भी करना हो करें। लेकिन इच्छा आपने पूछा तो हमने अपनी इच्छा बताई। आपके पिता भी अच्छे शूटर थे? हाँ, अच्छे शूटर थे। आप भी? इंडिया लेवल के शूटर थे। हम इंडिया लेवल के नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल के। तो आपने बेटे को नहीं बना, बिटिया को बना दिया? बिटिया भी है। नहीं, असल में बेटे अभी बोर्डिंग में हैं, तो वहाँ पे ये सुविधाएं बोर्डिंग में तो है नहीं, बाहर निकलते हैं और उनको इस क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में अगर रुचि है तो बिल्कुल हमारा प्रोत्साहन रहेगा। कभी आपके परिवार के किसी सदस्य ने, बच्चे ने आके कहा कि, आप तो खुल के बात करते होंगे बच्चों से, कि कोई वीडियो आया जिसमें उसके पापा जेल में हैं या बाहुबली हैं, या वही आप जो मगरमच्छ वाली बात कहते हैं, किसी का टांग तोड़ देना, तमाम तरह की कहानियाँ, फल पे एक पिस्टल लगा देना? बच्चे अगर देखते, अब तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन बचपने में भी वो देखते थे, तो
कि बताइए, दाऊ कहते हैं हमको, कि दाऊ के विषय में क्या, हाँ, कि बताइए इतना ये वो। फिर बाद में शुरू में थोड़ा चिंतित होते थे, फिर बाद में हंसने लगे कि बताइए अभी तक मगरमच्छी चल रहा है। तो ये है जो, देखिए, जो सच्चाई है वो छिपती नहीं है। और बहुत ही हम सत्ता में भी रहे, मंत्री भी रहे, तो सप्ताह में 3 दिन हम अपने क्षेत्र में रहते ही रहते हैं। तो क्षेत्रीय उपस्थिति अच्छी है। बाकी पूरी टीम है, प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, सब कोई न कोई बराबर रहता है जो नियमित, जो जनता की सेवा के लिए, और एक उपस्थिति उनके माध्यम से, और हम स्वयं भी रहते हैं, तो बनी रहती है। एक तरफ पॉलिटिक्स, एक तरफ तमाम तरह के राजा भैया के शौक, घुड़सवारी की बात है, फिर एयरक्राफ्ट वाली भी बात कही जाती है, फिर ये कहा जाता है कि निशानेबाजी की भी बात है। कब करते हैं आप ये सब? अब कहाँ कर पाते हैं, बहुत कम मौका मिलता है। छोड़ दिया, मैं तो अभी छोड़ दिया तो हम नहीं कहेंगे, छोड़ दिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अब देखिए, अब चुनाव से निपट लें तो थोड़ा बहुत शुरू करते हैं। फिर आपकी इच्छा तो होगी कि इस बार चुनाव के नतीजे इस तरीके के आए कि सत्ता की चाबी राजा भैया जैसे लोगों के पास नहीं, आप जैसे हॉबीज की बात कर रहे हैं, शौक की बात, शौक आदमी में होना चाहिए, शौक जिंदा रहने चाहिए। तो घोड़ा है, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल अब अच्छा खेलते हैं कि नहीं ये नहीं, लेकिन वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे। जब भी मौका मिलता है थोड़ा सा खेल लेते हैं। और हथियार भी रखते हैं? हाँ, शूटर, अगर कोई शूटर है तो बिना हथियार के कैसे करेगा, गुलेल से तो चलाएगा नहीं। तो NRAI के मेंबर हैं, डबल ट्रैप में पुरस्कार विजेता है। तो जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि ये जो बार बार 2-3 तरह के सवाल आते होंगे आपके सामने, मैं नहीं पूछूंगा। अब इसलिए कि हम वाकई कह रहे हैं कि नहीं, एक मगरमच्छ की कहानी हो जाती होगी, एक बाहुबली की कहानी हो जाती होगी, और आप भी इरिटेट होते होंगे। नहीं, हम इरिटेट तो नहीं होते हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि किसी भी सम्मानित पत्रकार बंधु को अब ये प्रश्न इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इतना ये घिस चुका है कि हम खाली यही जानना चाहते हैं राजा भैया, मायावती से आपकी कोई व्यक्तिगत रंजिश तो थी नहीं? नहीं, कोई नहीं थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी चीजें आई, इतनी सारी कहानियां हुई, वो मैं जानना चाहता हूं। विरोध कहां से शुरू हुआ ये आप पूछ रहे हैं? मतलब ऐसा क्या हो गया कि राजा भैया किसी के साथ थे और मायावती को वो और पसंद नहीं थी, इससे हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, ऐसा है कि मायावती जी की सरकार उस समय अल्पमत में थी। ये बात 1900 ये नहीं 1900 नहीं, ये बात है 2002 की, 2002 वाली की, जब आप लोग राजभवन तक पहुंचे थे एक बार। 2002 की, बिल्कुल। अच्छा, हम लोग का मतलब हमको तो पता ही था सभी को, ये सरकार अल्पमत में है, तो हम लोगों ने बहुमत सिद्ध करने की मांग करी, जो कि कोई भी विधायक कर सकता है, और इसमें कोई न तो नियम विरोध है, न तो ऐसा है कि कोई अनैतिक काम है कि अगर हमने कह दिया। बहुमत फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही आपको सिद्ध करना है, ये भी तय है। ये नहीं कि आप अपने घर पे बुला के और चाय पिलाते हुए विधायकों की परेड करा दें पत्रकारों के सामने, तो वो नहीं माना जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे बहुमत नहीं था, यहाँ से विरोध शुरू हुआ। बाकी की कहानी आप सब जानते ही हैं। तो हम लोग भी डटे रहे, और फिर अच्छा, एक ये भी है कि एक अधिकारी, एक वर्ग ऐसा भी होता है कि राजनीतिक आका जितने चाह रहे हैं उससे और बढ़ चढ़ करके काम हर सरकार में होता है। नहीं, यूपी में नहीं, पूरे भारत में है वो। यहाँ कुछ ज्यादा है मुझे लगता है। हो सकता है। तो इच्छा देख करके और बढ़ चढ़ करके काम कर, तो हर सरकार में होते हैं और हर कार्यकाल में होते हैं। तो कुछ उन्होंने कहा, कुछ अधिकारियों ने और बढ़ाया उसको। राजा भैया, राजनीति में वो कौन सा ऐसा वक्त था जब आपको लगा कि शायद ये घटना आपके सामने नहीं हुई होती? वो विधानसभा, अगर राजनीति की बात आप करें तो पोटा लगा हमारे ऊपर 2003 25 जनवरी 2003 को। पूरी तारीख भी याद है जी। तो आपने कहा कि कौन सी घटना न हुई होती, तो पोटा लगा हमारे ऊपर, अक्षय प्रताप के ऊपर, MLC साहब उनके ऊपर, हमारे छोटे भाई से भी बढ़ के हैं वो। कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ। तो पिताजी के ऊपर जब लगा तो वो बात खली,
उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब भी नहीं कोई था। मतलब नहीं है। तो उनको ज़बरदस्ती वो एक उसके बाद जब हम लोग मिले, ऐसा हमको लगता है कि हमारे कारण उनको कष्ट हुआ। तो आपने एक चीज़ पूछी ना कि कौन सी घटना न हुई होती, तो बस ये है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से हमारे समर्थक कार्यकर्ता इसमें पीसे गए, मुकदमे कायम हुए, 250-300 से अधिक लोग जेलों में बंद रहे, महीनों बंद रहे, सालों बंद रहे। ये भी बहुत खलता है हमको। पर ये लगा कि आपकी वजह से आपके पिताजी को जेल जाना पड़ा। हाँ, पिताजी को भी और हमारे समर्थकों को भी। इस बात का अफसोस रहेगा तो। बिल्कुल। और वो जो विधानसभा के अंदर घटना हुई थी, वो भी तो ऐसी ही नहीं, बिल्कुल नहीं, देखिए वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो उसमें तो बिल्कुल वो घटना न घटी होती तो बहुत अच्छा होता, और सभी लोगों ने उसकी निंदा करी है, करनी भी चाहिए, वो एक अलग विषय है। कुछ याद कर पा रहे हैं क्या? मुझे तो हम लग रहा है। हाँ, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा का गठन हुआ था और उसमें कुछ स्थिति तो ऐसी आई कि विधायक एक दूसरे को पहचानते नहीं थे कि ये भी हमारे दल के ही विधायक है, नए नए है, पहले दिन की बात है। तो एक दो की आपस में जो है छिड़ गया, मतलब पाला पूरा बना नहीं था कि ट्रेजरी में कौन बैठेगा, विपक्ष में हाँ, कौन। नहीं, वो बैठने वाली बात तो अलग है, लेकिन जब वो माइक चलने लगे और गिलास चलने लगे तो कौन किसके ऊपर फेंक रहा, किसी को टारगेट करके तो कोई फेंक नहीं रहा था, ना किसी को कोई जानता था। आपने भी कुछ कर दिया। अब हमारे ऊपर बरस रहा था तो हमने भी बरसाया, सही बात। उसमें तो फिर आत्मरक्षार्थ सब लोगों ने, बहुत से लोगों ने करा। मैं अगर 3-4 मुख्यमंत्रियों का नाम लूं, फिर हम कह रहे हैं कि वो किसी को टारगेट करके कोई नहीं कर रहा था। जी, आप कुछ कोई किस्सा उसमें याद है उस वक्त जो सबसे हरफन मौला निकले थे, देख पा रहे हो? कई तो आपके मित्र भी हैं। हाँ, है ना, कई लोग तो अब सभी मित्र हैं। बाद में ये प्रकरण हुआ, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ये घटना न हुई होती तो बहुत अच्छा, वो एक काला दिवस कहा जा सकता है। लेकिन फिर 10-15 दिन बाद सब लोग आपस में बैठ के कैंटीन में चाय नाश्ता ये सब शुरू हो गया। हाँ, उसके बाद कभी राजा भैया के मन में, चूंकि आप कई राजनीतिक घटनाओं के बहुत गवाह हैं जी, तो कभी मन में इच्छा हुई कि कोई किताब लिख डालें, उसमें सारे मेमोराइज आपके हों, सारी बातें कही जाएं? ऐसा सोचा तो नहीं पंकज जी, अब आप कह रहे हैं तो जरूर विचार करेंगे। आपके पास तो ढेर सारे किस्से कहानियां हैं, आप खुद उसमें शामिल रहे हैं। चलिए विचार करेंगे। एक कभी लिखने का शौक तो नहीं रहा हमको, लेकिन विचार करेंगे, आप कह रहे हैं तो। और गुनगुनाने का भी शौक रहा है? कभी फुर्सत में। वो कौन सा गीत होता है जो आप फुर्सत में गुनगुनाते हैं? अरे कहाँ, आप अभी आप चाहते हैं कि दर्शक बने रहें तो गुनगुनाने को मत कहिएगा। नहीं, मैं तो बस गीत याद करना चाहता हूँ। तो बहुत से गीत हैं, पुराने गीत हैं, मसलन किशोर दा के, रफ़ी साहब के, मुकेश जी के जब गाड़ी में बैठे जो तो गोल्डन एरा कहा जाता है 70 के दशक का, 70-80 के दशक। तो गाड़ी में बैठते हैं तो वही गीत बजवाते हैं आप? कभी कभार। अब चुनाव में तो वार्ता ही होती रहती है, तो गीतों के लिए अभी समय नहीं। फिल्में और वेब सीरीज देखने का भी मौका मिलता है? नहीं मिलता। कभी नहीं। अगर कोई ऐसी फिल्म हुई जो किसी ने चर्चा करी या बच्चों ने चर्चा करी तो कभी देख लिया, वो एक आखिरी कोई याद है? सोचना पड़ेगा, मतलब सोचना। कोई मान ली ये कहने आए कि राजा भैया की जिंदगी पर मैं वेब सीरीज बनाना चाहता हूँ। अरे नहीं, ऐसा हमने जीवन में कोई काम नहीं किया कि उस पर पिक्चर बने या सिनेमा बने। आपको पता है देश भर में लोग आपको जानते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं। हाँ, लेकिन हमको अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है अभी, कोई अपने ऊपर कोई सिनेमा या पिक्चर, हम इसके विरोधी हैं। राजा भैया आपने बहुत बहुत समय दिया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजा। प्रणाम, स्वागत।